गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 का अगला पार्ट और इस प्रकरण का नाम है भारत माता। हम भी अक्सर भारत माता की जय बोलते रहते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जहां कहीं भी जाते थे लोग उनके नाम के नारे तो लगाते ही थे, साथ में भारत माता की जय के भी नारे लगाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार पूछ लिया कि भारत माता है कौन? आप किसे भारत माता समझते हैं? अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपनी जाति को, अपने धर्म को किसे समझते हैं? तो लोगों से उत्तर नहीं बन पड़ा। आइए हम भी जानते हैं क्या मामला था पूरा। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन नाम संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। देखिए, यहाँ इतना समझें कि एक चीज ये बताई पंडित नेहरू ने कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो हमारे देश का नाम पड़ा भारत भरत के नाम पर। ये भरत कौन थे? ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। हस्तिनापुर के एक राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उन्हीं के बड़े प्रतापी पुत्र थे भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और लेखक जहां कहीं भी जाते थे वहां भाषण देते थे, लेकिन गांव के लोगों के लिए अलग भाषण देते थे और शहरी लोगों के लिए अलग, क्योंकि शहरी लोग पढ़े लिखे थे। देखिए क्या कहते आगे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की थी कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। तो देखिए, लेखक ने यहाँ पर कुछ चीजें जो बताई हमको इस तरीके से है कि लेखक ने पूरे देश की यात्रा की, हर जगह गए और हर जगह जाने पर उन्हें एक चीज बड़ी कॉमन नजर आई, वो थी किसानों की समस्या। और किसानों की समस्या हर जगह एक जैसी थी, जैसे गरीबी है, कर्ज है, निहित स्वार्थ, जमींदार, यानी वहां जमींदारों से समस्या होती थी, महाजनों से यानी जो कर्ज देते थे, भारी लगान जो कि अंग्रेज लोग वसूलते थे, टैक्स इत्यादि, पुलिस ऊपर से परेशान करती थी। ये सबकी समस्या एक जैसी थी जहां कहीं भी जाते थे पंडित नेहरू, और जाकर के सबको उनकी समस्याओं के बारे में उनको आश्वासन देते थे और कहते थे कि हम आपके लिए बात करेंगे सरकार से, और साथ ही ये भी कहते थे कि आप अपने अखंड भारत के बारे में सोचिए और दुनिया के बारे में भी सोचिए। बहुत सारी बातें हैं, चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। तैयार हो? तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं आपसे। नंदनी नंदनी बताएंगी। यस सर। हाँ नंदनी, आपको ये बताना है हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा?
सर भरत से। भरत कौन था? सर याद नहीं। भरत ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। चलिए और अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न बताएंगी कौन? स्वर्णिमा बताएंगी। यस सर। स्वर्णिमा आपको ये बताना है कि किसानों की किन समस्याओं की ओर लेखक ने संकेत किया है। सर किसानों की कुछ समस्याएं जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, इन सारी समस्याओं की तरफ लेखक ने संकेत किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए स्वर्णिमा, इसी को आपको आगे पढ़ना है। यहाँ से यह काम बहुत आसान नहीं, यहाँ से आपको पढ़ना है। सर 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 सबको कर लीजिए। यस। ये ये काम बहुत हाँ, सभी लोग माइक म्यूट कर लें, केवल स्वर्णिमा का माइक ऑन रहेगा। हाँ स्वर्णिमा पढ़िए। सबको ऐड कर लीजिए। हाँ पढ़िए स्वर्णिमा। ये काम बहुत यस सर, ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर तकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग। वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। भारत की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, विविधता। बहुत अच्छा स्वर्णिमा आपने पढ़ा। तो चलिए प्रश्न करते हैं आप सब लोगों से। और हाँ, तो चलिए ज्ञानेंद्र सिंह, मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए। यस सर। आपको बताना है कि लेखक ने भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया। सर लेखक ने भारत माता की जय का
अधिक महत्व भारत की जनता को बताया है। भारत की जनता, लेखक के कहने का मतलब था, भाई लेखक ने पूछना शुरू किया लोगों से कि आप लोग भारत माता की जय बोलते हैं, सच में भारत माता है क्या? तब तमाम लोग बोलते हैं कि ये भारत माता हमारी मिट्टी है। तो लेखक ने पूछना शुरू किया कि गांव की मिट्टी, शहर की मिट्टी, जिले की मिट्टी, कहाँ की मिट्टी? तो लोगों को समझ नहीं आता क्या बोले। तो अगर मिट्टी को बोल दें कि भारत माता की मिट्टी, मतलब भारत की मिट्टी हमारी भारत माता है, तो सिर्फ पेड़, नदियां, सर पहाड़, वो सब जनता क्या है? जनार्दन की बोला। वो सब क्या है? तो इन सब प्रश्नों के समग्रता में उत्तर पंडित नेहरू ने बताया कि भारत माता की जय का अर्थ है भारत की जनता की जय, जनता जनार्दन की जय। यानी अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो किसी और की जय नहीं बोलते, आप अपने आप की जय बोलते हैं कि हमारी विजय हो, हमारी जीत हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में आता, सब लोगों के चेहरे खिलने लगते, आंखें चमकने लगती, उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है उन्होंने। तो ये तो था भारत माता की जय। इसके बाद भारत की विविधता और एकता, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। और तत्पश्चात जन संस्कृति, ये भी एक टॉपिक है। इसमें निश्चित रूप से बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, दो बचे हुए हैं। चलिए, तो अब हमें जो जानना है वो भारत की विविधता और एकता। विविधता आप जानते होंगे, अनेकता, जैसे भारत में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, तो ये विविधता है। लेकिन विविधता के बावजूद सभी लोग भारतीय हैं। देखते हैं क्या विविधता है और क्या एकता है, ध्यान से पढ़ते हैं। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है। जरा म्यूट करें। सब लोग माइक म्यूट करें। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हैं, हिमालय के उस पार के देशों की भी याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े हुए हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे पहले भी वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर दी थी तो पूरी तरह नहीं बदल सकी है। लेखक यहाँ पर भारतीयों की जातिगत विविधता की चर्चा कर रहे हैं। जातिगत ना कहें, प्रजातिगत। एक बात कही उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की और दूसरी बात पंजाब के लोगों की। दोनों के खान पान में, रहन सहन में कितना परिवर्तन है। जैसे आप देखते हो ना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, तो अय्यर कैसे दिखते हैं और सोढ़ी कैसे दिखते हैं। दोनों के चेहरे, दोनों के खान पान, दोनों की भाषा में कितना अंतर है, लेकिन अंततः है दोनों भारतीय। फिर बात यहाँ पर बताई अफगानिस्तान की। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा हिस्सा भारत का था, जो पंडित नेहरू ने ये सब चर्चाएं की थी। और अफगानिस्तान में सबसे पहले कौन रहते थे? हिंदू धर्म के लोग, वैदिक धर्म के लोग। उसके बाद वैदिक धर्म के लोग जैसे ही भारत की ओर आने शुरू हुए तो वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, यानी वैदिक धर्म के लोग बौद्ध धर्म के लोग बन गए। बौद्ध धर्म की विशाल विशाल मूर्तियां अफगानिस्तान में बहुत दिन तक केंद्र रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय वही अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा में दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। समय बदला, वहां पर इस्लाम आ गया,
और इस्लाम के आने से वहां बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, बौद्ध धर्म की मूर्तियां तोड़ फोड़ दी गई, हिंदू इधर भारत की ओर चले आए, आज वो इस्लाम का गढ़ बना हुआ है। और इस्लाम का क्या, वो अब तो आतंकवादियों का गढ़ बन गया है अफगानिस्तान। चलिए, इधर पठान और तमिल के ये उदाहरण दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, कोई और पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ना चाहेगा? चलिए, ज्ञानेंद्र सिंह पढ़ो। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, और सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, आसमी, कन्नड़, मलयामी, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया है। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता की स्वप्न की अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना अभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और नीति रिवाजों के प्रति अपार साहित्य गुण का पालन किया गया, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। बहुत अच्छा। किसी एक देशीय समूह में चाहे बस, तो यहाँ पर बात की गई विविधता की। हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, चाहे भाषाई विविधता देख लें, यहाँ पे बंगाली, मराठी इत्यादि की चर्चा की गई, तमाम संस्कृतियों की चर्चा की गई, तमाम जातियों के प्रजातियों के लोग भारत में आए, चाहे वो मंगोल हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, द्रविड़ हो, सारी प्रजातियों के लोग आए और भारत में जज्ब हो गए। जज्ब का मतलब घुल गए, शामिल हो गए, मिक्स हो गए। और कारण क्या था कि हमारे भारतीय संस्कृति में दूसरी संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने की और अपने अंदर समाहित करके उसको विकसित करने की एक विशेष क्वालिटी है, विशेष गुण है। तो इसी वजह से भारत में विविधता भी बनी रही और विविधता के चलते एकता भी बनी रही, और हमने हर तरह की विविधताओं को प्रोत्साहित किया। अगर हमारे आसपास कोई अलग अलग तरह का खाना बनाता है ना, तो हम उसे बुरा नहीं कहते बड़ी अच्छी चीज है, हमें इसको सीखना चाहिए। अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम भी उनके कपड़ों की नकल करते हैं। कोई अलग भाषा बोलता है तो हम उसकी भाषा का सम्मान करते हैं। इसी वजह से भारत में विविधता होने के बावजूद भी एकता बनी हुई है। यानी हम खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में भले ही विविध हों, लेकिन अंततः हैं सब हम भारतीय। बहुत सारी चीजें आगे हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, आज यहीं तक। चलिए, कुछ प्रश्न पूछना है आपको, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर तालिबान, सॉरी सर, अफगानिस्तान में अभी तक सर कौन रहते थे? अभी अफगानिस्तान में मुसलमान ही रहते हैं काफी दिनों से। जब से बौद्ध धर्म वहां नष्ट हो गया, मुसलमानों ने बौद्ध धर्म को वहां से नष्ट कर दिया, और जो बौद्ध बचे थे उनको मुसलमान बना दिया, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो वर्तमान में मुसलमान ही रहते हैं। लेकिन मुसलमानों में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक उदारवादी होते हैं और एक कट्टरपंथी होते हैं। तो अभी हाल ही में जो वहां पर मुसलमान
मुसलमानों का शासन था, उदारवादी थे, लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाले थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। लेकिन अब जो इनका शासन हो गया है वो वहां के आतंकवादी हैं। वो केवल शरिया कानून मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते अपने तरीके तालिबान। से। बिल्कुल, तालिबान तालिबान एक आतंकवादियों का शासन सर है। तालिबान ने उसमें कब्जा कर लिया ना। बिल्कुल तालिबान ने किया है ना। बिल्कुल। सर वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया। और कोई प्रश्न है इस पाठ से संबंधित? नो सर। चलिए, तो आज के ये 2 प्रश्न हैं और ये प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, उत्तर मिल जाएंगे आपको। पहला प्रश्न तो यहाँ पर है आपका, पंडित नेहरू ने तत्कालीन भारतीय किसानों की क्या समस्याएं बताई थी। ये प्रश्न ये बनेगा, पंडित नेहरू ने तत्कालीन भारतीय किसानों की क्या समस्याएं बताई थी। पंडित नेहरू ने तत्कालीन भारतीय किसानों की क्या समस्याएं बताई थी, और ये उत्तर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, गरीबी, कर्ज, निहित भावार्थ, स्वार्थ। और अगला प्रश्न है, यस सर। पंडित नेहरू ने भारत माता का क्या अर्थ बताया था, भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया था। सर दूसरे पेज में। हाँ, ये यहाँ पर आपको मिल सर, जाएगा, है ना। तो भारत माता का मूल रूप से यही लाभ। ये आप इसको जो है ये सब लिख सकते हैं समझ के अपने शब्दों में। ठीक है, तो Yes, sir. भारत माता की जय का अर्थ भी आप अपने शब्दों में बना के लिख लेंगे। तो 2 प्रश्न है, आप 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और चलिए बताइए, और कोई समस्या किसी को? Yes, sir. नो सर। नो सर। नो सर। कोई समस्या नहीं है, तो आज की क्लास समाप्त करें। नो सर। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।